हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी कुछ दिनों तक हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं हो पाई थी, इसलिए आज के सेशन में हम थ्योरी कवर करेंगे। आज हम एमसीक्यू नहीं देखेंगे, हम इनके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट सेशन में। और आज हम केवल 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी ज्यादा न्यूज रहेंगी क्योंकि एक हफ्ते के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमको डिस्कस करने हैं। और आज का सेशन हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो आप लोग आराम से देखिएगा, 2 पार्ट्स में वीडियो को देखिएगा, लेकिन हम यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट एक एक न्यूज को कवर करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो आज हम एमसीक्यू नहीं करेंगे, डेफिनेटली कल हम एमसीक्यू सेशन को करने वाले हैं जिसमें पूरे हफ्ते के हम एमसीक्यू देखेंगे। ओके है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं फरवरी वीक 1 के करंट अफेयर्स 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में, वो भी थ्योरी सेशन। सो पहली न्यूज क्या है? सबसे पहले तो हमने इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट किया है। अभी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक है सिंस 1998 1998 से मनाया जा रहा है। 2 फेब से लेकर 8 फेब तक इसे मनाया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्चुअली जो फरवरी मंथ का पहला वीक होता है तब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इस वीक को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम है बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। चलिए अब एक एक करके सभी देश दुनिया की खबरों पे हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार से बन सकते हैं, या तो जो ओल्ड आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है और इसके लिए आउटले या बजट क्या है। 2 प्रकार से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्किल इंडिया मिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 2015 में। कब का मिशन है ये? 2015 का मिशन है। इसका पर्पस क्या था? टू क्रिएट अ ट्रेन्ड वर्कफोर्स इन इंडिया। हमारी इंडस्ट्री की जो डिमांड है, एज पर द डिमांड हमारे जो पर्सन हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जिससे उनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार मिल सके और हमारे देश में इकोनॉमी डेवलपमेंट हो सके। इसलिए स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 में आया था, अब इसको 2026 तक 2026 तक बढ़ा दिया है और 2022-23 से 2025-26 तक के लिए जो बजट अलॉटमेंट है वो 8,800 करोड़ रुपीस है। तो ये आपका इनिशियल बजट देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री और एजेंसी। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपको स्किल इंडिया प्रोग्राम की नोडल मिनिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। अब स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर 3 स्कीम काम करती है या 3 इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका 4.0 लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम एंड जन शिक्षण संस्थान। तो ये आपके 3 कंपोनेंट है विच इज वर्क अंडर द स्किल इंडिया प्रोग्राम। एक एक करके इन तीनों स्कीम्स को जानेंगे, इन तीनों स्कीम को कब लॉन्च किया गया था और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, वो बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था। कब की स्कीम है ये? 2015 की। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुई? 2015 की स्कीम है। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 मतलब एक तरीके से 4th फेज लॉन्च हुआ है। ठीक है। यूनियन बजट 23-24 में इसको अनाउंस किया गया था और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, हर एक फेज में थोड़ा सा अपग्रेड आपको देखने को मिलता है। ये जो 4th नंबर का फेज है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, इसमें जो ट्रेनी है उनको एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग, रोबोटिक्स, इसके अलावा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, इन सारी चीजों में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के बारे में। इस स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया था और कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 14 से लेकर 35 इयर्स के बीच में है वो इस स्कीम के अंदर एनरोलमेंट कर सकता है। इस स्कीम के अंदर यूथ को ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है एंड इट इज कवर अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ 1961। क्लियर? नेक्स्ट आता है जन शिक्षण संस्थान स्कीम। ठीक है। इस स्कीम के बारे में बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था एज अ श्रमिक विद्यापीठ इन 1967 और बाद में इसको रिवैम्प किया गया, रीनेमिंग की गई और इसका नाम 2000 में रख दिया गया जन शिक्षण संस्थान।
ठीक है, फिर बाद में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये पहले स्कीम जो थी वो एजुकेशन मंत्रालय के अंदर काम करती थी, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसको शिफ्ट कर दिया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ 2018 में। तो 2018 में इसकी मिनिस्ट्री को भी चेंज किया गया है। तो कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो वीमेन्स हो, रूलर्स हो, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस सेक्शन के ग्रुप के बच्चे हो, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिनकी एज 15 ईयर से लेकर 45 ईयर्स के बीच में होती है। तो ये तीनों स्कीम आपको याद रखना है और तीनों के तीनों कंपोनेंट स्किल इंडिया प्रोग्राम के कंपोनेंट है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। 8,800 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नाउ बात करते हैं बिग कैट अलायंस। काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। जब से इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम बिग कैट अलायंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो तब से ही ये मामला पूरा न्यूज में है और फाइनली इसका फ्रेमवर्क रेडी हो चुका है। किस तरीके से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फॉर्मेशन होगा, क्या फ्रेमवर्क होगा, सेक्रेटरीट क्या होगा, एटसेट्रा, सारा यहाँ पे इन्होंने ड्राफ्ट पेश किया है। सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाउ अ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हमने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट रेडी कर दिया है ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, ये ऑफिशियली इफेक्ट में आ चुका है। कब आया है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको 23 जनवरी 2025 से इफेक्ट में लाया गया है और इसकी जो नोडल बॉडी होगी जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या फिर बिग कैट अलायंस को देखने का काम, ऑब्जर्व करने का काम करेगी, ये कौन है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। रिसेंटली 5 और कंट्रीज जिसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया है। आपको यहाँ पे इन 5 कंट्रीज के नाम देखने को मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हो गई हैं? 27 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? अब पहली बार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च करने की बात प्राइम मिनिस्टर ने कब करी थी? 9 अप्रैल 2023 में की थी, जब प्रोजेक्ट टाइगर को 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे। यहाँ पर ये जो बिग कैट अलायंस है वो वर्ल्ड के 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब 7 बिग कैट्स कौन कौन से हैं? जैगुआर है, स्नो लेपर्ड, चीता, टाइगर, लायन, लेपर्ड और प्यूमा। क्लियर? ये हमारे 7 बिग कैट्स कहलाते हैं। नाउ बात करते हैं इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। हम सभी को पता है सफेद बाघ या फिर व्हाइट टाइगर आपको रीवा में या फिर आपके बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर रीवा में, मध्य प्रदेश में, भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को बनाने का अप्रूवल दे दिया गया है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन रीवा, मध्य प्रदेश। इसे गोविंदगढ़ नियर मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के पास इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। इनिशियली इसका अप्रूवल 2011 में दिया गया था। इसका पर्पस था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देना और लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। रीवा वो प्लेस है जहां पे मोहन रहता था। मोहन क्या है? लास्ट वाइल्ड व्हाइट टाइगर आपको देखने को मिला था 1951 में बाय द महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट इंक्लूड 10 न्यू एग्रीकल्चर कम्युनिटी अंडर द ई नाम। अब ई नाम से क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे और वापस से ई नाम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ई नाम के अंदर जो कम्युनिटी आती हैं उन एक्स्ट्रा कम्युनिटी को एड ऑन किया है। ठीक है, पहले एक काम करते, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं जिससे समझ में आए कि आखिरकार ये ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता क्या है। उसके बाद हम इस कहानी पर वापस आते हैं। ठीक है, तो ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। कब? 14 अप्रैल 2016 में। ये क्या है? आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें एग्रीकल्चर कम्युनिटी की ट्रेडिंग की जाती है, उनका खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फुली इंप्लीमेंटेड, आपको फुली फंडेड देखने को मिलेगी और इसको इंप्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर करता है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं उनकी 10 नई कम्युनिटीज को एड ऑन किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटीज कितनी हो चुकी है ई नाम पोर्टल पे? 231 आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? अभी 10 नई एडेड जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं उनके नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहो तो इनके नाम को पढ़ सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। बस आपको याद क्या रखना है कि ई नाम पोर्टल को 2016 में लॉन्च किया गया था और ई नाम पोर्टल में टोटल जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज है उनकी संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 231 है। ये दो बातें आपसे पूछी जा सकती है, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पर नहीं लगती है। बातें क्लियर हो गई है इतनी? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टेन्योर एक्सटेंडेड बाय द 3 इयर्स। अभी यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उन्होंने जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी
इनका जो टेन्योर है, इनका जो पीरियड है वो 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2028 तक। इनका टेन्योर एक्चुअली लैप्स हो रहा था 31 मार्च 2025 में, तो लैप्स ना हो इसलिए यहाँ पे वापस से 31 मार्च 2028 तक, मतलब 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है सफाई कर्मचारी का टेन्योर। नाउ बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। क्लियर है? यहाँ पे इनका टेन्योर, जो आपके नेशनल कमीशन होते हैं उसमें सफाई कर्मचारी का जो टेन्योर है वो 3 साल का होता है, और पीरियोडिकली इसमें अमेंडमेंट करके इनको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। जब भी लैप्स होने वाला होता है इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट वाज अलाउड टू लैप्स ऑन द 29th of Feb 2004 बाय द गवर्नमेंट एंड वाज कन्वर्टेड इनटू द नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, रंजना देसाई। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, ये रंजना देसाई की पिक्चर है। उत्तराखंड में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना था, उसका ड्राफ्ट रेडी होना था, तो उस ड्राफ्ट का या ड्राफ्ट के लिए जो कमेटी बनाई गई थी ना, उस कमेटी को हेड कर रही थी रंजना देसाई। और वापस से अब गुजरात गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करेंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे अप्लाई करना है, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया है जिसको वापस से लीड कर रही है रंजना देसाई। तो गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ कमिटी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई। ठीक है, रंजना देसाई जो है वो एक ड्राफ्ट बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्टेट गुजरात के लिए। क्लियर है? इसके पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है 27 जनवरी 2025 में। उत्तराखंड इंडिपेंडेंस के बाद पहला राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो कमेटी बनाई गई है रंजना देसाई की अध्यक्षता में, ये कमेटी 45 डेज में अपने ड्राफ्ट को प्रेजेंट करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अधिकार मतलब जो कानून बनाने के राइट्स होते हैं वो पार्लियामेंट के साथ साथ आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आपकी विधानसभा के पास भी होते हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर है। और गोवा और उत्तराखंड ही केवल ऐसे राज्य जहां पे आपको यूसीसी देखने को मिल जाएगा। ओके है जी, चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आई नो मेरा एक छोटा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी भी इंजरी है मुझे, इसलिए हमारी कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी, और इसलिए हमारी मैगजीन भी रेडी नहीं हो पाई है। अदरवाइज मैं फर्स्ट वीक में जनरली मैगजीन को लॉन्च कर ही देती हूँ। तो मैंने एक मैगजीन जरूर लॉन्च की थी जिसमें जनवरी मंथ के मैंने 250 एमसीक्यू प्लस पूरे वन लाइनर्स को कवर किया था। ये जो मैगजीन है प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में, आप इजिली डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो। ये कहाँ पर अवेलेबल है? पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल है। और जो फुल मैगजीन होती है हमारी थ्योरी मैगजीन, तो थ्योरी मैगजीन आपको देखने को मिल जाएगी हार्डली 2 to 3 डेज में मैं उसको लॉन्च कर दूंगी। इसके अलावा हाफ ईयरली मैगजीन भी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल, और आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए, यहाँ तक अगर सारी बातें समझ में अगर आपको आ रही है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल मिल सके। ओके है जी, चलिए इसके अलावा साइंस का भी कोर्स अवेलेबल है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे मैं काम कर रही हूँ। ये कोर्स लाइव हो चुका है और फरवरी एंड तक इस कोर्स को हम बाइंड अप कर देंगे। क्लियर? कोर्स की फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगेन आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। चलिए नाउ बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान लॉन्च वाटर शेड यात्रा। अभी वाटर शेड एरिया क्या होता है? तो वाटर शेड एक ऐसा एरिया होता है जहां पे पानी ड्रेन होता है, जहां पे पानी एक तरीके से यू कैन सी यहाँ पर ये ड्रेन हो रहा है, अलग अलग चाहे वो ग्लेशियर हो, अलग अलग जगहों से पानी आ रहा है, जैसे कि लेक, स्ट्रीम, रिवर, और फाइनली कहाँ पे मिल जाता है? ये ओशियन में मिल जाता है। तो वाटर शेड रिफर टू द एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन water into the specific water body like a lake, stream, river, और फाइनली कहाँ पे जाता है? ये ओशियन में जाता है। मतलब अलग अलग जगहों से इस तरीके से पानी आ रहा है और एक लेक में, रिवर में इकट्ठा हो रहा है, तो ये आपका वाटर शेड एरिया कहलाता है। तो वाटर शेड यात्रा किसने शुरू की है? शिवराज सिंह चौहान ने की है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को संभालने का काम करते हैं। अब ये जो यात्रा है लगभग 60 से लेकर 90 दिनों तक है, 60 से लेकर 90 डेज तक आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको इक्विप मोबाइल वैन देखने को मिलेगी जो लगभग 805 प्रोजेक्ट्स को 13,587 विलेजेस में कवर करने का काम करेगी। ठीक है जी।
नेक्स्ट है, देखिए अब हुआ क्या था, अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, करेक्ट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब भी मीटिंग होती है तो उसको चेयर करने का काम जो उस समय आरबीआई के गवर्नर होते हैं वही करते हैं। तो आरबीआई के अभी वर्तमान जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा जी है। तो संजय मल्होत्रा जी ने ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग को हेड करने का काम किया था। और 5 सालों के बाद रेपो रेट में ड्रॉप किया गया है। कितना? 0.25 पॉइंट से आपको यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। और रेपो रेट कितनी हो गई है? 6.25% आपको रेपो रेट देखने को मिल जाएगी। So Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra announced a cut in the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 0.25% and reduced it to the 6.25%. इसके अलावा आरबीआई ने भारत की इकोनॉमी ग्रोथ 25-26 के लिए फोरकास्ट की है कि हमारे देश की जो जीडीपी या इकोनॉमी ग्रोथ है वो कितनी है? 6.7% रहेगी। ये बात भी अनाउंसमेंट किसने की है? आरबीआई ने की है। अब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, इसके चेयरमैन मैंने आपको बता दिए हैं, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी थे। इसके अलावा कुछ और मेंबर जो आरबीआई कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं वो हैं डॉक्टर नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह, सुगाता भट्टाचार्य, डॉक्टर राजीव रंजन और एम राजेश्वर राव आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, जिनके एग्जाम अभी 1-2 महीने में है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जिनके एग्जाम 1-2 महीने में नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जब आपका एग्जाम होगा तो आप लेटेस्ट डेटा पढ़ के जाना, जो लेटेस्ट पॉलिसी उस समय चल रही होगी। तो रेपो रेट 6.25%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, बैंक रेट 6.5, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6, एमएसएफ 6.5, सीआरआर 4.5 और एसएलआर 18% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने, वो कई कई नए नए फैसले लेते जा रहे हैं। जैसे कि पहले तो इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया था। पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमने बताया था डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने विड्रॉ किया था। और अभी इन्होंने 2 और ऑर्गेनाइजेशन को विड्रॉ कर दिया है। पहला है आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से विड्रॉ किया है। और ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को जो फंड देते थे उस फंड को भी स्टॉप करने की बात की है। तो ये 2 फैसले और ट्रंप गवर्नमेंट ने लिए हैं। So Donald Trump, the 47th president of USA, has signed an executive order to withdraw the country from the United Nations Human Rights Council and permanently stop the funding of United Nations Relief and the Work Agency for Palestine refugee in the Near East. Clear है? यूएसए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी और यूएसए का जो यूनाइटेड नेशन की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन है वो 22%, मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके पहले की कहानी को समझते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के विड्रॉ की कहानी समझते हैं, तो पहली बार प्रेसिडेंट बनते डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 के बीच में, तब इन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया था। अपने आप को इन्होंने क्या कर लिया था? ह्यूमन राइट कमीशन एजेंसी जो है उससे बाहर कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो बाइडेन की गवर्नमेंट आती है और वापस से ये इनकी एंट्री 2021 में हो जाती है। लेकिन अब वापस से जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने वापस से विड्रॉ कर लिया है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो बिगेस्ट डोनर आपको देखने को मिल जाएगा यूएनआरडब्ल्यूए में। ठीक है, $343 मिलियन फंडिंग इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 2022 में और $422 मिलियन कंट्रीब्यूट किया था 2023 में। अब यहाँ पे बात हो रही है यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूजीज के लिए काम करती है। इसको 1949 में स्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन, जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज हैं। क्योंकि आप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन ने इजराइल का फॉर्मेशन करवाया था जब अरब इजरायली वॉर हुई थी, उसके बाद इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था और कई सारे जो थे वो रिफ्यूजीज थे। तो पैलेस्टीन रिफ्यूजी जो गाजा, वेस्ट बैंक के, जेरूसलम, सीरिया, सूडान और लेबनान के रिफ्यूजी हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, जो इन सभी कंट्री की जो रिफ्यूजीज है उनके हेल्थ केयर, उनके एजुकेशन, फूड, शेल्टर एटसेट्रा के लिए काम करती है। ठीक है, 2024-25 में इंडिया ने $5 मिलियन कंट्रीब्यूट करने का काम किया है या अनाउंसमेंट किया है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। हेडक्वार्टर कहां पर है? गाजा स्ट्रिप में आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम जब आपका हुआ था, बैंकिंग एग्जाम था, तो उसमें आप लोगों से हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर ओपन की जाएगी? महाराष्ट्र में ओपन की जाएगी, जो कि एडवांस रिसर्च, इनोवेशन और एजुकेशन पे फोकस करेगी। इसके लिए एक टास्क फोर्स को बनाया जाएगा जो कि प्लानिंग करेगा, ड्राफ्ट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। और यहाँ पे कई सारे एकेडमिक, इंडस्ट्रियल रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स भी होंगे इस कम्युनिटी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और उसको चेयर करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द आईटी डिपार्टमेंट। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि इंडिया की पहली एआई ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्मी पार्टनर विद आईआईटी गुवाहाटी फॉर बैम्बू बंकर। आप लोगों ने बंकर्स देखे होंगे जहाँ पे जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं वो वहां पर रहते हैं, युद्ध क्षेत्र में, बॉर्डर एरियाज में, है ना, बंकर्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे लाइट वेट सस्टेनेबल सस्टेनेबल आपके जो बंकर्स है बैम्बू से बनाए जाएंगे। इसके लिए इंडियन आर्मी ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक एमओयू साइन किया है टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड कंपोजिट बंकर, जो कि आपके जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्टर मटेरियल है उसको बेसिकली रिप्लेस करने का काम करेंगे। क्लियर है? तो आईआईटी गुवाहाटी और इंडियन आर्मी के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 13th एडिशन। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है सिंस 2009। 2009 से इस एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स, तो बेसिकली इंडिया और मालदीव की फ्रेंडशिप को दिखाता है। ये एक्सरसाइज का 13वां एडिशन हुआ था, कहां पर, मालदीव्स में। एक्चुअली ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो रोटेशन बेसिस पे होती है, एक बार इंडिया में होती है, मतलब 12वां एडिशन इंडिया में हुआ था और 13वां एडिशन आपको मालदीव में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसके अलावा एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज दोस्ती। ये दोस्ती और एक्सरसाइज जो है इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होती है और हमारे कोस्टल गार्ड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो तीनों देशों के कोस्टल गार्ड्स के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज दोस्ती, जिसमें इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के कोस्टल गार्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंस 1991। ठीक है। और 16वां एडिशन यहाँ पे फरवरी 25 फरवरी को हुआ था, 16वां एडिशन माले में, मालदीव्स में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। तो पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, आबू धाबी में हुई। 28 से 29 ऑफ फरवरी के बीच में एक्चुअली होगी, और इसमें चीफ गेस्ट आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली देखिएगा, रायसीना वर्ड कहां से आता है, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, वो जो प्रेसिडेंट हाउस बना है वो किस बिल्डिंग पे बना, या सॉरी किस माउंटेन पे बना है, या कौन सी पहाड़ी पे है, तो वो रायसीना है। तो इसलिए इसको रायसीना डायलॉग के नाम से बेसिकली जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम राष्ट्रपति भवन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमने एक रायसीना डायलॉग की बात की है, जो कि एक टॉप नॉच, एक टॉप कॉन्फ्रेंस आपको जियो की देखने को मिल जाती है। और पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है आबू धाबी में, जिसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी होंगे। ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इरडई लिमिट सीनियर सिटीजन हेल्थ प्रीमियम हाइक टू द 10% एनुअली। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में इरडई के नाम से जानते हैं, इन्होंने कैप लगा दिया है। मतलब जो भी इंश्योरेंस फर्म्स हैं, और अगर आपसे किसी ने सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, अगर आपने उनकी पॉलिसी के प्रीमियम्स को इंक्रीज किया, तो आपके ऊपर कैप है कि आप 10% से ज्यादा एनुअली कोई भी हाइक नहीं कर सकते। अगर आपको बियॉन्ड दिस लिमिट जाना है तो यू हैव टू required a prior approval from the regulator. The Insurance Regulatory and Development Authority of India has capped, ठीक है, insurers annual premium hike at 10% for the senior citizen. At any increase beyond this limit will now require period approval from the regulator. ठीक है, ये बात यहाँ पे कही। इसके अलावा इसमें देखो, हॉस्पिटल में अब मन चाहे तरीके से कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेशली जो होता है, उसमें मनचाहे तरीके से कॉस्टिंग की जाती है, हॉस्पिटल के पैकेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अर्डई ने इंश्योरर को कहा है कि वो एक स्टैंडर्ड पैकेज को अडॉप्ट करें, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, और ये इमीडिएट इफेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। ना बात करते हैं, यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने, कंट्री ने कंप्लीटली यहाँ पे क्रिमिनलाइज कर दिया है, अगर कोई भी पर्सन एआई कंटेंट बनाता है जो कि चाइल्ड अब्यूज मटेरियल है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उसको यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा करने वाला पहला कंट्री कौन सा, यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एल&टी फाइनेंस अनवील एआई पावर होम लोन एडवाइजर काई। काई का मतलब होता है नॉलेजेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉलेजेबल एआई। अब यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको होम लोन लेना है। अब होम लोन के लिए यहाँ पे आपको असिस्टेंट की जरूरत है, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, किस तरीके से आपको लोन मिलेगा, कितना आपका डाउन पेमेंट आपको घर के लिए करना है, कितना हम आपको सैंक्शन कर सकते हैं, आपका प्रीमियम क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, एटसेट्रा, कई सारे हमारे डाउट होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चैटबॉट कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है बाय द एल&टी फाइनेंस। तो एल&टी फाइनेंस लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड knowledgeable AI, an AI-powered virtual home loan advisor on its newly revamped website.
ठीक है जी, डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्ट विलियम के बारे में। फोर्ट विलियम का नाम रिसेंटली चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। अब क्वेश्चन बनेगा कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है, तो फोर्ट विलियम आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। हमारा जो इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फोर्ट विलियम, और इसका नाम चेंज करके हमने विजय दुर्ग करा है। नाउ बात करते हैं फोर्ट विलियम के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन या इसका कंस्ट्रक्शन 1781 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था आफ्टर द किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड। इसका नाम फोर्ट विलियम पड़ा था, लेकिन आजादी के बाद हमने इसे ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर बना दिया और अब इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। क्लियर है। ना बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर के लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल के बारे में। तो सदर्न हेमिस्फीयर मतलब आपका जो यहाँ पे ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर से जो नीचे का एरिया है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। तो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बनाया गया है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, और ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल जाएगा। लगभग 14.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड में, एकड़ ऑफ लैंड में ये फैला हुआ है जोहान्सबर्ग में। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जैसे कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, उस समय इन्होंने कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए थे। उनमें से एक आपको ये भी देखने को मिलता था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कोई भी मतलब नया सेक्स रिकॉग्नाइज नहीं करते। उन्होंने कहा था कि केवल दो ही सेक्स है, एक मेल है और एक फीमेल है, मतलब एक तरीके से ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज करने से इन्होंने मना कर दिया था। अब इन्होंने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है और इन्होंने कहा है कि जो वीमेंस स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं उसमें जो ट्रांस एथलीट्स होते हैं वो उनको बैन है। मतलब ट्रांस एथलीट्स अब वीमेंस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ट्रम्प साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बैनिंग ट्रांस वीमेन फ्रॉम द वीमेन स्पोर्ट। ठीक है, जिसका नाम है नो मैन इन द वीमेंस स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो यहाँ पे जितने भी आपकी गर्ल्स और वीमेन से संबंधित जो भी कंपटीशन या फीमेल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें ट्रांसजेंडर को प्रोहिबिट किया गया है बाय द यूएसए गवर्नमेंट। ठीक है। अब जोमेटो ने अपने आप को रिब्रांड किया है, इसका नया लोगो आया है, नया नाम आया है। तो जोमेटो का नया नाम आपको देखने को मिल जाएगा एथर्नल। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो चेंजेस हुए हैं ये केवल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हुए हैं। मतलब आपका जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग होगी, जो इन्वेस्टर इसमें फंड डालते हैं, जो इन्वेस्टर का पैसा होता है, किस कंपनी में इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, तो इथर्नल है। लेकिन जो हम और आपके जैसे कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर के लिए इसका नाम जोमेटो रहेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए नया नाम यहाँ पे रिब्रांडिंग हुई है जिसका नाम है इथर्नल। ठीक है। तो फूड एंड डिलीवरी जाइंट है जोमेटो, इन्होंने रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है और अपने आप को रिब्रांड किया है एज एथर्नल। ठीक है। और 6 फरवरी 2025 से इफेक्ट में आ चुका है। जोमेटो के सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। इंडिया एम फॉर टॉप 25 इन ग्लोबल लॉजिस्टिक बाय 2030। अब इंडिया ने टारगेट किया है, जैसे कि हमारा ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडेक्स जो पब्लिश होता है उसमें इंडिया 139 कंट्रीज में से 38 पोजीशन पे था। अभी इंडिया 38 पोजीशन पे है, लेकिन इंडिया ने नई नई पॉलिसीज लॉन्च की हैं। इंडिया ने पीएम गति शक्ति मिशन को लॉन्च किया था, इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आया। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें इंडिया टॉप 25 में होगा। मतलब इंडिया की रैंकिंग टॉप 25 में होगी। कब कब तक? 2030 तक। ये हमारा टारगेट है। अगर हम बात करें, इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर 8.8% से एनुअली ग्रोथ कर रहा है और हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो $484 बिलियन हो जाएगा बाय द 2029। ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। नाउ बात करते हैं जेप्टो के बारे में। ठीक है, जेप्टो जो है वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन बन गई है। सही बात है, जेप्टो ना बहुत ही फास्ट, मतलब 10 मिनट से कम में ही डिलीवरी कर देता है। तो आजकल हर एक फोन में आपको जेप्टो जरूर देखने को मिलता है। अगर इंडिविजुअल कोई व्यक्ति मेट्रो सिटीज में रह रहा है जहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उनके मोबाइल फोन में जेप्टो तो देखने को मिलेगा ही। तो जेप्टो एक इंडिया का क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है और ये वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसने केएफसी वगैरह को, डोमिनो को भी पीछे छोड़ दिया है। फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा मैकडोनल्ड्स। ठीक है, जेप्टो की ग्रोथ 300% आपको देखने को मिलेगी। अदर कैटेगरी ऐप में आपको जोमेटो 5 रेटिंग पे और स्विगी 9th पोजीशन पे आपको देखने को मिल रहा है।
अब अलग-अलग सेक्टर में भी इंडिया का क्या रोल है? सबसे पहले बात करते हैं रिटेल में। अभी देखो दिवाली का समय था, जितने भी फेस्टिव सीज़न होते हैं, आप लोगों ने भी अपने घरों में मीशो से ऑर्डर किया होगा। तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रिटेल के सेक्टर में डाउनलोड किया हुआ एप्लीकेशन है, वो मीशो आपको देखने को मिल जाएगा। मीशो के अलावा आपको अगर फ्लिपकार्ट देखा जाए, तो फ्लिपकार्ट 6वें स्थान पर है। वीडियो स्ट्रीमिंग में आपको यहाँ पर जियो सिनेमा मिलेगा 2nd पोज़ीशन पे आफ्टर नेटफ्लिक्स। फाइनेंस ऐप में फ़ोन पे आपको 1st नंबर पे मिल जाएगा ग्लोबली। ठीक है, इसके अलावा ट्रैवल एप्लीकेशन में रैपिडो आपको देखने को मिल जाएगा टॉप 10 में, और स्पोर्ट्स कैटेगरी में टॉप 10 में आपको ड्रीम 11 देखने को मिल जाएगा। तो ये इंडिया की कुछ एप्लीकेशन है जो कि डोमिनेट कर रहे हैं ग्लोबल रैंकिंग में। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है के बाला सुब्रमनियन। ये है के बाला सुब्रमनियन, जिनको अपॉइंट किया है न्यू सिटी बैंक इंडिया हेड। सिटी बैंक बेसिकली एक फॉरेन बैंक है। फॉरेन बैंक मतलब जिसका हेडक्वार्टर तो भारत के बाहर हो, जैसे कि यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, बाहर का बैंक हो लेकिन इसकी ब्रांचेस भारत में रन हो रही हो, ऐसे बैंक्स को हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं। तो सिटी बैंक एक फॉरेन बैंक है जिसका फॉर्मेशन 1812 में हुआ था, यूएसए बेस्ड। और इंडिया हेड इसके लिए किसे बनाया गया है? के बाला सुब्रमनियम को बनाया गया है। इन्होंने आशु खुल्लर को सक्सीड करने का काम किया है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है होर्स्ट कोहलकर। होर्स्ट कोहलकर जर्मनी के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं 2004 से 2010 तक, और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ रहे हैं 2000 से 2004 के बीच में। इनका निधन हो गया है। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। डन। चलिए अब यहाँ पे रतन टाटा जी के बाद एक पर्सन काफी ज्यादा न्यूज में थे, जिनका नाम है नोएल टाटा, क्योंकि नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा कई सारी कंपनी के चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, जैसे कि टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन, टाइटन कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे नोएल टाटा। एंड नोएल टाटा को यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स ने ऑनररी डॉक्टरेट का टाइटल या उपाधि यहाँ पे प्रदान की है। ठीक है, अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है बार्ट डी वीवर। बार्ट डी वीवर बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जो कि कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बेल्जियम जो है वो नेटो का मेंबर भी है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, और इसकी कैपिटल जो ब्रुसेल्स है, वहां पर आपको दोनों मतलब यूरोपियन यूनियन और नेटो का हेडक्वार्टर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोगों ने शाहरुख खान की एक पिक्चर देखी होगी विच इज डोंकी। ठीक है, डंकी आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें शाहरुख खान और उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं वो डंकी रूट से या इलीगल या गलत रास्ते से अमेरिका में एंट्री करते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो इसी डंकी रूट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 104 इंडियन टेकिंग डंकी रूट टू यूनाइटेड स्टेट डिपोर्टेड बाय द ट्रंप गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो C-17 ग्लोब मास्टर है, ठीक है, उसने लैंड किया है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में। और इसमें 104 आपको भारतीय देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, और इनको यूएसए से डिपोर्ट करके वापस में इंडिया में छोड़ दिया गया है। बीच बेसिकली डोंकी रूट या डंकी जो रूट है, वहां पर इलीगल इन्होंने एंट्री की थी। अपने इनके पास एक्सपायरी वीजा भी था, और इलीगल तरीके से इन्होंने इस रूट से इंडिया यूएसए में एंट्री की थी, इसलिए वापस से इन इंडियन को डिपोर्ट कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है, ये डिपोर्टेशन कहां पर हुआ है? तो ये जो डिपोर्टेशन किया गया है, कहां पर किया गया है? आपका श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में किया गया है। अगर हम बात करें डंकी के बारे में, डंकी रिफर टू द रूट टेकन बाय द इलीगल माइग्रेंट टू एंटर द यूएसए थ्रू द मैक्सिको और कनाडा। इट इज द कॉल्ड डोंकी बिकॉज जो डंकी होते हैं वो लंबा डिस्टेंस अपने पैरों से कवर करते हैं, वैसे ही इलीगल जो माइग्रेंट होते हैं वो लंबा रास्ता अपने पैरों से कवर करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं जो इनको फेक पासपोर्ट, फेक वीजा प्रोवाइड करते हैं, और ये लीगल तरीके से एंट्री कर जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया को 4 नई रामसर साइट मिली है, और पहली रामसर साइट सिक्किम को और झारखंड को मिली है। तो भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हो चुकी हैं? 89। और भारत एशिया में फर्स्ट नंबर पे आता है रामसर साइट्स के मामले में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 4 नई रामसर साइट को एड ऑन किया है। द नंबर ऑफ रामसर साइट इन द कंट्री नाउ 89, एंड इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया। ठीक है, चाइना यहाँ पे अगर बात करें अहेड ऑफ चाइना, चाइना से आगे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे वर्ल्ड में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है इन द टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स। ये देखा जाए तो यूके 175 साइट्स है, मैक्सिको में 142 साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर भारत में बात करें तो तमिलनाडु वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट है, टोटल 20 आपको रामसर साइट देखने को मिल जाएंगी। पहली बार झारखंड और सिक्किम को भी नई रामसर साइट्स मिली हैं। पहली पहली रामसर साइट। अभी जो 4 नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है सकारा कोट्टी बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है। एक मैन मेड टैंक है, 1321 एडी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। 2012 में से वर्ल्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, और गल्फ ऑफ मन्नार में आपको देखने को मिल जाएगी।
नेक्स्ट है थेरथंगल वर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगी, रामनाथपुरम तालुका डिस्ट्रिक्ट में, और 29.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैली हुई मैन मेड टैंक है, जिसे 2010 में वर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, गल्फ ऑफ मन्नार में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है खेचो पालरी वेटलैंड, जो कि सिक्किम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ग्लेशियर एक लेक देखने को मिलेगी, जो कि 1700 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है। फिर आता है उद्भा लेक, उद्भा लेक आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड की ये पहली रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके है जी, तो ये इंपॉर्टेंट साइट है जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। अगर हम रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं तो 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को रेटिफाई किया था। इंडिया की पहली रामसर साइट का नाम केवलोदेव नेशनल पार्क और चिल्का लेक आपको उड़ीसा मिल जाएगा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 20 साइट्स है, सबसे बड़ी साइट सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, सबसे छोटी साइट रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए अब गुजरात को मिला है पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो रिसेंटली गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड अनाउंस द डेजिग्नेशन ऑफ इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी इन द कच्छ एज अ स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो गुनेरी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाएगी, और अपने यूनिक मैंग्रोव इनलैंड यूनिक मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए जानी जा रही है। 32.78 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ये देखने को मिल जाएगी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडिया सक्सेसफुली डिफेंड इट्स आईसीसी वीमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप टाइटल कंक्लूड हो चुका है मलेशिया कोलालमपुर में, जिसमें इंडिया ने डिफीट किसको किया है? इंडिया ने डिफीट किया है साउथ अफ्रीका की टीम को। ठीक है, और ये सेकेंड एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों एक ही पर्सन है, जिनका नाम है त्रिशा गोंगड़ी। ठीक है जी, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एथलीट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स। तो जो 9th नंबर के एशियन विंटर गेम्स होने वाले हैं चाइना के हर्बिन में, ठीक है, तो जो 9th एडिशन यहाँ पर होगा उसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इंडियन एथलीट को, उसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि अभी तक किसी भी विंटर एशियन गेम्स में भारत को मेडल नहीं मिले हैं। तो हमारा टारगेट है कि अगर हम अच्छे कोच अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हम भी विंटर गेम्स में मेडल को जीत पाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको इंक्रीज किया गया है। हर्बिन जो है वो सेकेंड टाइम विंटर एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा है, इसके पहले 1994 में इसने होस्ट करने का काम किया था। टोटल 59 एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। मेस्कट है बिनबिन और नीनी, और बिनबिन और नीनी आपको दो स्नो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि टाइगर देखने को मिलेंगे। स्लोगन ऑफ द गेम है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, और एम्बलम ऑफ द गेम आपको ब्रेक थ्रू देखने को मिल जाएगा। ना बात करेंगे एशियन विंटर गेम्स के बारे में, इसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। विंटर गेम जो है वो हर 4 साल में होते हैं। पहले विंटर गेम जापान में 1986 में हुए थे, और जापान सबसे सक्सेसफुल टीम आपको मिल जाएगी, और इंडिया ने अभी तक विंटर गेम्स में कोई भी मेडल नहीं जीता है। ना बात करेंगे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी है जो कि एफिलेटेड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी से। ये समर एशियन गेम्स विंटर एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराती है। 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कुवैत में है। 45 एशियन कंट्री, और राजा रणधीर सिंह इसके प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे ने स्वरेल करके एक सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि रेलवे सर्विसेज हमें लेनी है, रेलवे में हमें टिकट बुक करनी है, ठीक है, रिजर्व सीट बुक करनी है, पीएनआर इंक्वायरी करनी है, फूड ऑर्डरिंग देखना है, प्लेटफॉर्म बुकिंग करनी है, पार्सल सर्विस है, आपकी कोई कंप्लेंट है, तो अलग अलग पोर्टल से अलग अलग एप्लीकेशन पे ना विजिट करना पड़े, तो एक इंटीग्रेटेड सिंगल पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया, एक सुपर ऐप लॉन्च किया है इंडियन रेलवे के द्वारा, जिसका नाम है स्वरेल। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज इंट्रोड्यूस द स्वरेल सुपर ऐप इंटीग्रेटिंग मल्टीपल रेलवे सर्विसेज इनटू द सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा रेलवे सर्विस की कई सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक ही जगह पर। नेक्स्ट बात करेंगे नाइजर अचीव हिस्टोरिक माइलस्टोन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू एलिमिनेट ऑन्कोसेरेसिस। ऑन्कोसेरेसिस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रिवर ब्लाइंडनेस। ये जो है पैरासिटिक डिसीज है, ब्लैक फ्लाई, जो आपके ब्लैक फ्लाई बाइट्स होते हैं उसके कारण ये बीमारी होती है, हमारे स्किन को और हमारी आई को इम्पैक्ट करती है, और जिससे ब्लाइंडनेस भी आ जाता है। तो WHO ने रिसेंटली सर्टिफिकेशन दिया है नाइजर को, क्योंकि पिछले 3 सालों में नाइजर में कोई भी ये केसेस नहीं देखे गए, और नाइजर जो है वो पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई जिसने एलिमिनेट किया है ऑन्कोसेरोसिस को। ठीक है, नाउ बात करेंगे बीसीसी अवार्ड्स 2024 के बारे में। कुछ समय पहले बीसीसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, जैसे कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है, पोली उमरगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर स्मृति मंधाना वीमेंस कैटेगरी में दिया गया है,
बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू सरफराज खान है और फीमेल कैटेगरी में आशा सुभाना आपको देखने को मिल जाएंगी। स्पेशल अवार्ड आर आर अश्विन को यहाँ पर दिया है। इसके अलावा कुछ और कैटेगरी हैं, आप इनके नाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स देखते हो, अभी 5, 6, 7 और 8 4 दिन हमारे करंट अफेयर्स नहीं हुए थे, बाकी मैंने 1 से लेकर 4 तक के करंट अफेयर्स आपको कवर कराए थे, तो उसमें मैंने बीसीसी के अवार्ड्स भी आपको कवर कराए थे। ठीक है जी, डन। Okay, next, Indian Air Force officer and ISRO astronaut Subhanshu Shukla was named the pilot for EXIM mission. EXIM mission 4 ये एक ऐसा मिशन है जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, और ये ज्वाइंट मिशन है आपका एक्सम स्पेस और नासा का, जिसमें आपको एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला देखने को मिल जाएंगे। इसे कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स ड्रैगन की मदद से लॉन्च किया जाएगा, और ये जो एस्ट्रोनॉट है वो 14 डेज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। द मिशन विल सेंड द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ ज्वाइंट एफर्ट बिटवीन द नासा एंड इंडियन स्पेस एजेंसी। क्लियर है? नेक्स्ट है महाकुंभ स्टैम्पेड। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन काफी भगदड़ हुई थी, जिसमें लगभग 30 लोगों की जान चली गई थी। अब ये भगदड़ क्यों हुई, इसका रीजन क्या था, और कैसे हम फ्यूचर में ऐसे होने वाले इवेंट्स को रोक सकते हैं, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें 3 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इस कमेटी के हेड कौन है, रिटायर्ड जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट हर्ष कुमार आपको देखने को मिल जाएंगे। हर्ष कुमार के अलावा फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ पुलिस वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डीके सिंह आपको मिल जाएंगे। ये कमेटी कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। ठीक है, अगला नाम आता है सुनीता विलियम्स का। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है स्पेस वॉक का। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम, और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय द वीमेन, और इन्होंने सरपास किसको किया है, पैगी वाइटसन को किया है। इन्होंने स्पेस वॉक करते समय 62 आवर्स एंड 6 मिनट अभी तक स्पेंड कर चुकी हैं, और इनकी 9th नंबर की वॉक आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं आर प्रज्ञानंदन के बारे में। ये चेस ग्रैंड मास्टर है, सभी लोग इनको जानते हैं। ठीक है, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर 2025 टाइटल जीत लिया है। टाटा स्टील मास्टर को विंबलडन ऑफ चेस के नाम से जाना जाता है। आर प्रज्ञानंदन ने डी गुकेश को डिफीट किया है, और आर प्रज्ञानंदन 2nd नंबर के इंडियन बन चुके हैं विश्वनाथन आनंद के बाद, जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर को जीता है। अब रिसेंटली 67th नंबर की ग्रेमी अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब ग्रेमी अवार्ड में यहाँ पे जो बिग 4 अवार्ड, 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है, उनको देखेंगे। सबसे पहला एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर को मिला है। ठीक है, बियॉन्स। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया है, नॉट लाइक अस, किसका मतलब इसके प्रोड्यूसर कौन है, केंड्रिक लमार है। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन मिल जाएगा, केंड्रिक लमार, नॉट लाइक अस। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चैपल रोवन। ठीक है, डन। अब यहाँ पे एक इंडियन नाम भी आपको मिलता है जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन एक इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट है। इनको यहाँ पे बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चांट एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला, और इनके एल्बम का नाम था त्रिवेणी। त्रिवेणी के लिए इनको ग्रेमी अवार्ड दिया गया है। तो टोटल 6 इंडियन नॉमिनेट किए गए थे ग्रेमी अवार्ड्स में। आप इनके नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कशन किया था। अच्छा, जिनको नहीं पता तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम के अलावा आपको ये जो पीडीएफ है ये एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सराची रहा बंगाल टाइगर विन मेंस हॉकी इंडिया लीग 24-25 टाइटल। तो यहाँ पे 6वां एडिशन हुआ था, 6th एडिशन था हॉकी इंडिया मेंस लीग का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीमेंस लीग। वीमेंस लीग का अभी कुछ समय पहले ही पहला एडिशन हुआ था, जिसमें उड़ीसा वॉरियर जीता था, और उन्होंने सुरमा हॉकी क्लब को डिफीट किया था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया लीग मेंस के बारे में। तो मेंस का ये 6वां एडिशन था, जिसमें सराची रहा बंगाल ने हैदराबाद तूफान को डिफीट किया। फाइनल मैच बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में हुआ था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे कि फेयर प्ले अवार्ड यूपी रुद्रास को दिया गया है। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट विक्रमजीत सिंह है। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्शदीप सिंह। टॉप स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट जुगराज सिंह, और 2025 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुखजीत सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बजट में इस स्कीम के बारे में बात की गई थी। बजट 2025-26 अलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए। जो बजट होता है उसको 37% इंक्रीज किया है कंपेयर टू द लास्ट ईयर।
बेसिकली ये स्कीम क्या है, ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम है, 18 से लेकर 40 साल के बीच में है, इस स्कीम में एनरोलमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम आपको मिल जाएगी, ठीक है। और रिटायरमेंट होने के बाद 60 साल के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए अश्योर्ड यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? डन। तो ये हमारी सभी इंपॉर्टेंट न्यूज थी इस पूरे वीक की, ठीक है। और जो न्यूज बाकी बची है तो हम डेली करंट अफेयर्स में धीरे धीरे उनको कवर कर लेंगे, यू डोंट वरी। बट यहाँ पर आपको ये सारी बातें समझ में जरूर से आ गई होंगी, ठीक है। इनके MCQ भी हम बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर फॉर पॉलिसी होल्डर एज 60 एंड अबव विदाउट पीरियड अप्रूवल। तो यहाँ पर कितना है, 5, 10, 8 या 12, जो भी सही आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।